नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 17 लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था वन हमारी जीवन रेखा। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम वन भ्रमण कर रहे थे जिसके अंदर बूजो थे और प्रोफेसर अहमद थे हमारे साथ और टीबू था और भी अन्य बच्चे थे। हम सभी मिलकर वन का भ्रमण कर रहे थे। हमने देखा कि वन के अंदर जो है कई प्रकार के पेड़ पौधे हमने देखे, कई प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन हमने किया, है ना। और वन के अंदर किस प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं वो जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि और वनों से हमें क्या क्या मिलता है ना, और वन हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, हमने एक गड्ढा खोदा, हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। हम जो है खाद बनाने जा रहे हैं, हुमस बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोद के उसके अंदर सब्जियों का कचरा रखेंगे, उसमें सूखी पत्तियां डालेंगे, उसमें थोड़ा जंतु अवशेष डालेंगे, फिर उसके अंदर थोड़ा जल डालेंगे और फिर उसको मिट्टी से वापस ढक देंगे। अब जब हम उसके अंदर 3-4 दिन के बाद या एक सप्ताह के बाद जब हम ऊपर की परत हटाएंगे तो हम देखेंगे कि गड्ढा भीतर से गर्म दिखाई देता है और उसके अंदर जो है भूरे रंग का पदार्थ हमें जो है वो दिखाई देता है। ये सारी सब्जियों के कचरा, सूखी पत्तियाँ सब पिघल गए, सबका भी अपघटन हो गया और ये भूरे रंग के पदार्थ में बदल गए। ये जो पदार्थ था हमारा, ये पदार्थ हुमस कहलाता है। ये जो हुमस होती है बच्चों, ये हुमस हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है और इससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और इससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम स्वयं जो है हुमस तैयार कर सकते हैं, है ना। और वन के अंदर तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है घूमते रहते हैं, तो उनका जंतु अवशेष भी होता है और पत्तियां वहीं पर पेड़ों की गिर जाती है, वहीं पर सूख करके वहीं पर वो गल जाती है, उसका अपघटन हो जाता है, तो वहाँ पर तो हुमस बनती ही रहती है ना। तो पौधों को न्यूट्रिएंट वहाँ पर मिलते ही रहते हैं, पोषक तत्व मिलते ही रहते हैं मिट्टी को, और मिट्टी से पौधों की जड़ों के द्वारा ये पोषक तत्व जो है वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनों के अंदर हुमस की मात्रा जो है वो निरंतर बनी रहती है। अब देखिए पहेली यहाँ पर क्या कह रही है। पहेली ने पूछा प्रोफेसर अहमद से कि यहाँ पर तो इतने सारे वन में इतने सारे पेड़ हैं, यदि कुछ पेड़ों को हम काट लें कारखाने के लिए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने क्या हमने कभी स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। देखो बच्चों, स्वपोषी किसे कहते हैं, हरे पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। और सभी जंतु चाहे वे शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो, वो भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही है। और जो जीव पौधों का भोजन करते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं और उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। यानी कि कुछ जीव जंतु मांसाहारी होते हैं और कुछ शाकाहारी होते हैं, जैसे, यानी कि ये क्रम चलता रहता है। वनों के अंदर तो कई प्रकार के पेड़ पौधे और कई प्रकार के जीव जंतु हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए जमीन पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे कीट पतंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह थे, है ना। तो ये कीट जो होते हैं ये क्या करते हैं, घास को खाते हैं। घास को खाने वाले कीट हैं, है ना। कीटों के द्वारा घास को खाया जाता है। फिर इन कीटों को खाने वाले मेंढक और बड़े जीव जो होते हैं इन कीटों का भोजन करते हैं। फिर मेंढक का भोजन और दूसरे बड़े जीव करते हैं, जैसे सांप है ना, और भी कई दूसरे जीव हैं। इसके अलावा सांपों का भोजन कौन करते हैं, गरुड़ है और बड़े जीव करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनों के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है, क्योंकि सभी जीव भोजन के लिए और आवास के लिए जो है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो ये सम्मिलित रूप से इसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि देखो घास को कीट जो होते हैं घास खाते हैं, कीटों को खाने वाले मेंढक और मेंढक को खाने वाले सांप और सांप को खाने वाले गरुड़, है ना। और फिर गरुड़ और अन्य जीवों को खाने वाले मनुष्य भी खाते हैं। कई मनुष्य भी मांसाहारी होते हैं जो मांस का उपयोग करते हैं, विभिन्न जीव जंतुओं को खाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक चेन जो है, इस प्रकार हम आपस में एक चेन या श्रृंखला के द्वारा जुड़े हुए हैं भोजन के लिए, तो ये क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। समझ में आया, इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला।
देखो बच्चों, वन में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और सभी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है आपस में जुड़ी हुई होती है ना। सभी जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से ही भोजन प्राप्त करते हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई भी विघ्न पड़ता है तो ये अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। और वन का प्रत्येक भाग जो होता है अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी भी एक घटक जैसे कि किसी वृक्ष को ही अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक जो होते हैं प्रभावित होते हैं। यानी कि यदि हम वन से वृक्षों को काट देंगे तो जीव जंतु जो है वो कहाँ जाएंगे, उनका आवास खत्म हो जाएगा, उनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा, उनका आश्रय खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वन की प्रत्येक जो वस्तु है या प्रत्येक जो भाग है वो अन्य भागों पर निर्भर है। ये सभी एक दूसरे से आपस में एक श्रृंखला के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठा करके और हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। जब प्रोफेसर अहमद ने कहा बच्चों को कि आप वन की भूमि से पत्तियों को उठाओ, नीचे गिरी हुई जो पत्तियां थी वो जब उठाई और हैंडलेंस से देखा तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर जो है छोटे छोटे नन्हे नन्हे मशरूम दिखाई दिए, छोटे छोटे कीट है, मिलीपेड्स है ना, और बहुत सारे सहस्त्रपादों वाले, है ना, और चींटियाँ हैं, छोटे छोटे कीट है ना, बैक्टीरिया है और कई प्रकार के जीव जो है, सूक्ष्म जीव, छोटे जीव दिखाई दिए तथा इनको देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये जीव जो है वहाँ कैसे रहते हैं वन के अंदर। तो प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि ये जीव जो होते हैं वो अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अलावा कुछ जीव तो ऐसे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं मिट्टी में, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। मिट्टी को खोदने पर अंदर की ओर मिलते हैं, जैसे राइजोबियम है, केंचुए हैं और भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, है ना। तो कई प्रकार के जीव जो है वन के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर होते हैं। तो पहले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं। तो ये मशरूम और सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये मृत पादपों और मृत जंतुओं के उत्तकों को खाते हैं। इसीलिए खा करके और उनको फिर ये एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हुमस कहते हैं। इसीलिए तो जब हमने अभी हुमस बनाई थी कि हमने जो है सब्जियों के छिलके, है ना, और सूखी पत्तियाँ, इनको पानी मिला करके, जंतु अवशेष और इन सबको मिलाकर गड्ढे में डालकर और हमने बंद कर दिया और कुछ दिनों के बाद देखा तो उसमें एक भूरे रंग का हमको जो है पदार्थ प्राप्त हुआ जिसे हम कहते हैं हुमस, जिससे कि पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं, है ना, इसको हुमस कहते हैं। तो ये जो हुमस है ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मिट्टी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या खाते हैं, ये मृत पादपों को खाते हैं और मृत जंतु उत्तकों को खाते हैं और उनको खा करके एक गहरे रंग का पदार्थ बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हुमस कहते हैं। तो हुमस हमारे पौधों की उर्वरता को बढ़ाते हैं, है ना। इससे हमारे पौधों की उर्वरता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है ना, मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। अब देखिए, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हुमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अब वे जीव जो कि पौधों और जंतुओं के जो मृत शरीर है, जो वन के अंदर जो भी जीव जंतु मर जाते हैं या पेड़ों की जो पत्तियां नीचे गिर जाती है, तो इन मृत पादपों और मृत जंतुओं के शरीर जो होते हैं, इनको हुमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। समझ में आ गया। तो प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हुमस किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं ना। तो आगे समझ में, अपघटक किसे कहते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो कि मृत पादपों और जंतुओं को हुमस में परिवर्तित कर देते हैं अपघटन करके, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वन के अंदर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वनों के लिए कितने लाभदायक है ना। और ये जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को भी खोज निकाला, है ना। उन्होंने देखा कि कहाँ वहाँ पर जो है हुमस की परत भी थी, पत्तियों को हटाया और देखा तो उन्हें हुमस की परत दिखाई दी। और हुमस की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। यानी कि जितने भी पौधे, मृत पौधों की जो पत्तियाँ हैं या जो मृत जीव जंतु है, इनसे पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी को मिलते रहते हैं
और ये पोषक तत्व जो होते हैं पुनः सजीव पादपों के द्वारा पादपों की मूलों के द्वारा यानी पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, फिर वापस उनसे जो है फल प्राप्त होते हैं, औषधियाँ प्राप्त होती है, दवाइयाँ प्राप्त होती है ना, और ये चक्र चलता रहता है। अब देखिए बच्चों, जब वन में कोई भी जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? कोई भी जंतु जब मर जाता है तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मृत जंतु जो होते हैं जैसे गिद्ध है, कौवे है, गीदड़ है, कीट है ना, ये क्या करते हैं? इसको अपना भोजन बना लेते हैं, है ना, और इस प्रकार पोषक तत्वों का ये चक्र चलता रहता है और इससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हम कह सकते हैं वन के अंदर कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, सभी चीज़ें जो है उपयोगी है और एक दूसरे पर निर्भर है ना, तो हम कह सकते हैं सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो व्यर्थ है। ठीक है, अब देखिए पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने ये नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं। तो वनों को हरे फेफड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी प्रकार पादप जो होते हैं जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। भाई हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पौधों से ही तो मिलती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम प्राणवायु के रूप में श्वसन के दौरान लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते पौधे, है ना, और वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में संतुलन बना रहता है इससे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वृक्ष जो है हमारे लिए क्या है, पेड़ जो है हमारे लिए क्या है, हरे फेफड़े हैं, और वन जो है हमारे लिए क्या है, एक तरीके से हरे फेफड़े ही है ना। आया समझ में? प्रश्न बनता है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो उत्तर समझ में आ गया कि जिस प्रकार से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इस ऑक्सीजन का उपयोग हम प्राणवायु के रूप में करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसको पौधे वापस लेते हैं। तो इस प्रकार से वन भी जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बना के रखते हैं। तो इसीलिए इनको हरे फेफड़े कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे रहता है। देखो ये पौधे हैं, पौधे जो होते हैं ये देखो जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इस ऑक्सीजन को जीव जंतु ले लेते हैं, जंतु वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसका उपयोग पौधे वापस करते हैं और ये चक्र चलता रहता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आया समझ में? आगे समझ में? इसीलिए वनों के अंदर भी यही सिस्टम चलता है। वन भी इसीलिए हमारे लिए जो है हरे फेफड़े की तरह ही कार्य करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बना के रखते हैं। अब देखिए बच्चों ने देखा कि आसमान में उस समय बादल बन रहे थे, तो बूझों ने याद दिलाया कि कक्षा 6 में हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वृक्ष जो होते हैं अपने मूलों से जल का अवशोषण करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वापस जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं, है ना। पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त जल का बाहर निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है, बाहर उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया? और यदि वृक्षों की संख्या कम होती जाएगी तो जल चक्र जो होगा वो भी प्रभावित होगा क्योंकि पेड़ ही हमारे वर्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। तो हमने टीबू ने क्या कहा? टीबू ने बताया कि वन केवल पौधों और जंतुओं को आवास ही नहीं देते, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं, यानी कि कई जनजातीय लोग भी वनों के अंदर रहते हैं और वो अपने आवास और भोजन के लिए वनों पर निर्भर भी होते हैं, है ना, और अपने रोजगार के लिए भी वनों पर निर्भर होते हैं क्योंकि वहीं से औषधियाँ लेकर गोंद कत्था ये सब बेचते हैं और अपनी जीविका अर्जन करते हैं वो, है ना। तो टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर होते हैं। वन से उन्हें भोजन, आश्रय, जल, औषधियाँ और रोजगार भी मिलता है ना। किसको? जनजातीय लोगों को। समझ में आया? और वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग जो है वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते भी हैं, उन्हें उन पौधों के बारे में जानकारियाँ भी होती हैं और वो पूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वनों के अंदर सिर्फ पौधे और जंतु ही नहीं रहते या पौधों और जंतुओं को ही आवास प्रदान नहीं करते वन, बल्कि मनुष्यों को भी आवास प्रदान करते हैं, जिसमें जनजातीय लोग विशेषकर वनों में ही रहते हैं और वो अपनी आजीविका के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। अब देखिए बच्चों, वन में पौधे
मृदा और अपघटक जो होते हैं परस्पर संबंधित होते हैं। देखो ये आपके पेड़ हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये जो ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में जाती है ना, और सभी जीव जंतु मनुष्य इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ वनों के अंदर जो भी मृत पादप है, मृत जीव जंतु हैं, उनका अपघटन होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन होता है। इसको हम सूक्ष्म जीव जो होते हैं मृत पादपों और मृत जंतुओं का अपघटन करते हैं, इसीलिए इनको अपघटक कहते हैं। और मृदा जो आपके ये जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, और मिट्टी में जो है हुमस की मात्रा जो है इसी से बनती है, जैसे मृत पादपों से मृत जंतुओं के द्वारा मृत जंतुओं का सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो अपघटन होता है और इससे जो भूरे रंग का पदार्थ बनता है इसको हुमस कहते हैं, और इसी से हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, और इसी से पेड़ ही हमारे जो है वर्षा करने में भी जो है वो सहायक है ना। और ये देखो मिट्टी से पोषक तत्व मिलते हैं। तो देखा हमने चित्र की सहायता से कितना सुंदर वन का दृश्य दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए बूझो जो था वहाँ से ये लोग आगे निकले और एक छोटे से झरने, उसने देखा बूझो एक छोटे से झरने से पानी पी रहा था, तो उसने झरने में देखा, उसे दिखाई दिया कि झरने के पास हिरणों का एक झुंड था जो उससे कुछ ही दूरी पर था, और वो भी झरने को पार कर रहा था, और कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों के अंदर गायब हो गए, है ना। तो सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास और ऊंची घास तो जंतुओं को भोजन प्रदान करती है, और सघन झाड़ियाँ जो है इनको आश्रय प्रदान करती है छुपने के लिए अपने शत्रुओं से, है ना। तो ये वन में रहने वाले जो जीव जंतु है मांसभक्षी जीवों से इनकी सुरक्षा प्रदान करती है ना। झाड़ियाँ और हरी घास इनको भोजन करने में मदद करती है, इनको भोजन प्रदान करती है। तो टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखा और अचानक उसे देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई, है ना। कुछ जंतुओं की लीद वहाँ पड़ी थी, पट्टी वहाँ पड़ी थी, तथा विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच में अंतर भी समझाया। और प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि वन अधिकारी जो होते हैं वो वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद, उनके पद चिन्हों के आधार पर कर लेते हैं, है ना। वन अधिकारी जब वन के अंदर आते हैं तो कौन कौन से जीव जंतु इस वन में रहते हैं वो उनके पद चिन्हों से पता कर लेते हैं और उनकी लीद से भी पता कर लेते हैं, है ना। तो इससे भी हम जो है वनों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है ना, उनकी लीद से, उनके पद चिन्हों से। और बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी शैमान डेयरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक ड्रग थे, कैटरपिलर थे, लार्वा देखे, है ना, और अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये जो नवोद्भिद है, ये छोटे छोटे जो नए पौधे जो लग रहे हैं, कुछ शाखों के, कुछ झाड़ियों के हैं, और जंतु भी कुछ पादपों और बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। जंतुओं के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि वायु, जल और जंतुओं के द्वारा बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर अंकुरित हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। तो जंतु भी कुछ पौधों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु जो होते हैं वनों में जो है पौधों की वृद्धि करने में और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। और जंतु का जो शयमान है गोबर, वो नवोद्भिद को उगाने में एक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है ना। जंतुओं का गोबर नए पौधों को उगाने में, पौधों को हुमस प्रदान करने में, है ना, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में विशेष रूप से मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि वन के अंदर कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, सभी चीज़ें काम की है ना, सारी चीज़ें उपयोगी हैं। और ये सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक के अंदर सब नोट करता गया और पौधों की अधिक किस्मों को आश्रय दे करके वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन भी देता है, आवास के अवसर भी प्रदान करता है। अब विभिन्न प्रकार के मांस पक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता, है ना, जब शाकाहारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तभी मांस पक्षियों के लिए भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाएगा। तो जंतुओं की विभिन्न किस्में जो है वन के पुनर्जनन और उनकी वृद्धि में भी सहायक होती है। इसमें अपघटक है, वन में उगने वाले पौधे हैं, इनके लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में भी वन सहायक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन जो है एक गतिक सजीव इकाई है ना, एक गति करने वाली सजीव इकाई है
जो कि पादपों, जंतुओं और मनुष्यों को सभी को आश्रय प्रदान करती है, सभी को भोजन प्रदान करती है, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो कि जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है ना। अब देखिए लगभग दोपहर हो गई और बच्चे वापस जाना चाहते थे, तो टीबू ने वापस जाने के लिए एक रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी, तो उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन की भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वन जो थी अब हमने शुरू में पढ़ा था कि वन जो है कई प्रकार के पौधों से मिलकर वन बनते हैं, छोटे बड़े कई प्रकार के पौधे होते हैं, शाकीय पौधे, झाड़ियाँ, वृक्ष, लताएँ, है ना। तो वृक्ष के वन के अंदर जो है भूमि तो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो चारों तरफ से विभिन्न प्रकार के पौधों से ही ढके हुए रहते हैं। तो जब वर्षा हो रही थी तो उन्होंने देखा कि वन की जमीन तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, है ना। वितान की सबसे ऊपरी परत जो थी वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, है ना, क्योंकि जैसे ही वर्षा आकर के विभिन्न परतों से आकर जब टकरा रही थी पौधों, विभिन्न वृक्षों की, पेड़ों की पत्तियों से आकर टकरा रही थी, तो वो बूंदें बिखर रही थी चारों तरफ, है ना, उनको विच्छिन्न कर रही थी और छोटी छोटी फुहार के रूप में परिवर्तित हो रही थी। तो अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे झाड़ियों और शाखाओं पर धीमे धीमे गिर रहा था। तो उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी थी और लगभग आधे घंटे के बाद वर्षा रुक गई। अब देखिए उन्होंने पाया कि वन जो है भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अभी भी कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया, कहीं भी जल जो है भरा हुआ नहीं देखा उन्होंने। और बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से शायद भर जाते, है ना। लेकिन वन के अंदर जो है छोटे बड़े कई प्रकार के पौधे जो है होने के कारण वर्षा की ये बूंदें पेड़ों की, वृक्षों की पत्तियों से ही टकराकर विच्छिन्न हो जाती है, भूमि तक नहीं पहुंच पाती है। देखिए ये आप वर्षा जल की बूंदें और वृक्षों से धीमे धीमे किस प्रकार से टपक रही है, भूमि में किस प्रकार से अवशोषित हो रहा है जल, वो दिखा रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, अतिरिक्त जल जो होता है वाष्प बनकर उड़ता है। फिर जब वर्षा होती है तो ये वर्षा की बूंदें पेड़ों के ऊपर पत्तियों से टकरा करके विच्छिन्न हो रही है, देखो। और समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती है, क्योंकि जब पत्तियों से टकराता है जल तो उसकी चाल कम हो जाती है, उसकी गति कम हो जाती है। और इसके अलावा देखो वन के अंदर जो क्षयमान सामग्री होती है, मृत जंतु और मृत पादप जो होते हैं, इनसे ढकी हुई भूमि है वो एक स्पंज की तरह दिखाई देती है। जब चलते हैं तो एक गद्दे की तरह लगता है कि जैसे हम गद्दे पर चल रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा जो मूल तंत्र होता है, जड़ें जो होती है वनों के अंदर, पेड़ों की जो जड़ें होती है, ये भूमि में जो है जो भी भूम जल होता है उसी को अवशोषित करने का कार्य करती है ना, उसको अवस्रावित होने में सहायक करती है ना। और तो इस प्रकार से वन जो होते हैं, वनों के अंदर वर्षा इस प्रकार से होती है, वाष्पोत्सर्जन इस प्रकार से होता है ना। और इस प्रकार से वनों की भूमि क्षयमान सामग्री से ढकी रहती है, उस स्पंज की तरह दिखाई देती है। तो वन कितने सुंदर होते हैं वन, है ना। तो बच्चों आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने उमस के बारे में पढ़ा, घटक के बारे में पढ़ा, है ना। और वन जो होते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा, और वनों के अंदर किस प्रकार से जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी लाभदायक है वन, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।